नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पूरे बिहार में भयानक बारिश हो रही है और अगले 48 घंटों तक बिहार में भारी से भारी बारिश होने वाली है। और साथ ही अब इसको लेकर बिहार के लगभग सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में तो अभी से ही बाढ़ आ गई है और लग रहा है कि इस बार फिर से बिहार डूबने वाला है। तो वहीं बिहार में अगले 3 दिनों तक 11 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और साथ ही लोगों को खुले स्थान, मैदान, आम और लीची के बागानों में नहीं रहने की अपील की गई है। यहां पर बिजली गिरने की आशंका ज्यादा है। तो आखिर वो कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है? तो देखिए, बिहार में पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पटना, गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय में भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज वज्रपात को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि इन जिलों में बादल गरजने के साथ ही वज्रपात और अधिक से अधिक बारिश होने वाली है और इन जिलों के लोगों से घरों से कम निकलने को कहा गया है। तो वहीं बिहार के जिन जिलों में ब्लू अलर्ट जारी किया गया है वो जिले बक्सर, रोहतास, भोजपुर, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया हैं। यहां पर भारी से भारी बारिश होने वाली है। तो वहीं बिहार के बाकी अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी वहां पर भारी बारिश तो होगी ही, पर वज्रपात होने की आशंका कम है। बिहार में अगले 48 घंटों में भारी बारिश होने वाली है। पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण बिहार में बाढ़ का खतरा और भी बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। तो वहीं नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होती ही जा रही है। कई गांवों में अभी से ही बाढ़ आ गई है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग अब अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। तो इधर नेपाल और बिहार में पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश की वजह से सुबह से ही हालात बिगड़े हुए हैं और इधर चंपारण और मिथिलांचल के इलाकों में बाढ़ का खतरा और भी बढ़ गया है। नेपाल से आने वाली नदियों ने चंपारण में अभी से ही तबाही मचानी शुरू कर दी है। तो वहीं बाढ़ की वजह से पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय और खगड़िया जिला के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इन जिलों में सबसे ज्यादा पानी भर गया है और अब इन जिलों के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इन जिलों के लोग अब अपने घरों में चूल्हे तक को जला नहीं पा रहे हैं। तो वहीं बिहार में मानसून की एंट्री के साथ ही पहली बारिश में ही हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बुधवार को वाल्मीकि नगर बराज से 4,12,000 क्यूसेक पानी को छोड़ना पड़ा है और पानी छोड़ने की वजह से गंडक का पानी पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के साथ साथ मुजफ्फरपुर के दियारा इलाके के गांवों में घुसने लगा है। तो वहीं कोसी, कमला बगान, बागमती के जलस्तर में भी काफी इजाफा हो रहा है। बारिश के कारण उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियां उफान पर है और इधर महानंदा, गंडक और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी होती ही जा रही है। और अभी तो स्थिति और भी खराब हो सकती है क्योंकि बिहार में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। तो इधर सुपौल, अररिया, बेतिया, गोपालगंज, मोतिहारी समेत 9 जिलों में बाढ़ की आशंका। एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात। जी हां, नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से बिहार की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इधर बिहार सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी होने का दावा कर दिया है और इसी बीच अब संभावित बाढ़ के खतरे के मद्देनजर एनडीआरएफ की 9वीं वाहिनी की 10 टीमों को बिहार के अलग अलग जिलों में तैनात किया जा रहा है। तो वहीं एनडीआरएफ के कमांडेंट विजय सिन्हा ने बताया है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मांग पर तथा बल मुख्यालय एनडीआरएफ नई दिल्ली
की सहमति से 9वीं वाहिनी एनडीआरएफ की कुल 10 टीमें बिहार राज्य के अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया के अलावा पटना जिले के कई इलाकों में तैनात किए जा रहे हैं। तो इधर वर्तमान में बेतिया, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज तथा झारखंड के जमशेदपुर जिले में टीमों की तैनाती की जा चुकी है और बाकी अन्य जिलों में जरूरत के हिसाब से जल्दी ही एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी जाएगी। नीतीश सरकार ने ले लिया है एक और बड़ा फैसला। सेविकाओं को अब दिया जाएगा स्मार्टफोन। हर महीने नेट पैक के लिए मिलेंगे 250 रुपए। जी हां, बड़ी खबर है कि अब पोषण ट्रैकर ऐप से आंगनवाड़ी केंद्रों की हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सेविकाएं पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करेंगी और इसके लिए सेविकाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। और ये जानकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मंजू कुमारी ने प्रखंड के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 52 में पोषण ट्रैकर के तहत आंगनवाड़ी सेविकाओं को दिए जा रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण में दी है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह सभी सेविकाओं को नेट पैक के लिए 250 रुपए भी दिए जाएंगे। और अब पोषण ट्रैकर ऐप से आईसीडीएस सेवाओं की गुणवत्ता सुगम और अनुश्रवण किया जाएगा और इसके जरिए केंद्र सरकार राज्य में सीधे महिलाओं और बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार पर नजर रखेगी। बिहार में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों पर आई एक और नई मुसीबत। डॉक्टरों को बदलना पड़ा इलाज का तरीका। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में अब कोरोना मरीजों पर एक और नई आफत आ गई है। कोरोना से रिकवर मरीज के शरीर में मदद करने वाले बैक्टीरिया खत्म हो रहे हैं और इससे अब मरीजों की इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही है और बताया जा रहा है कि अब ऐसे मरीजों को अब एक साथ कई बीमारियां घेर रही है। तो वहीं शहर के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच में पाया है कि कोरोना से उभर चुके लोगों में मददगार बैक्टीरिया की कमी है या फिर वे पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तो वहीं अब इसे बढ़ाने के लिए मददगार बैक्टीरिया का सप्लीमेंट दिया जा रहा है और इससे मरीजों की रिकवरी कम हो रही है और जिसको देखते हुए अब डॉक्टरों की टीम ने बैक्टीरिया से जुड़ी दवाओं का सेवन मरीजों के इलाज के दौरान अनिवार्य कर दिया है। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए अब आधार कार्ड, राशन कार्ड और डीएल के साथ ही अब 8 प्रमाण पत्रों को भी मिली मंजूरी। जी हां, बड़ी खबर है कि कोरोना वैक्सीन लेने के लिए अब लोगों को नई सुविधा दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने केवल आधार कार्ड के आधार पर टीका लेने की बाध्यता दूर करके अब फोटो युक्त अन्य 8 प्रमाण पत्रों को भी मंजूरी दे दी है, जिससे अब आधार कार्ड नहीं रहने वाले लाभुकों को टीका लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। वो लोग अब किसी अन्य प्रमाण पत्र के जरिए भी कोरोना का टीका ले पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देने एवं अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने के लिए सरकार ने पूर्व के आदेश में यह संशोधन किया है। तो इधर दूसरी ओर अब नए दिशा निर्देशों के अनुसार विदेश जाने वाले लोगों को 28 दिन के बाद ही कोविशील्ड की दूसरी डोज दी जा सकेगी, जबकि कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए फिलहाल 12 से 16 सप्ताह के बीच देने का निर्देश है। और इसके साथ ही अब नए संशोधन के मुताबिक 18 से अधिक उम्र वाले लोगों को भी टीका एक्सप्रेस के माध्यम से टीका दिया जाएगा। अब डिलीवरी बॉय को लगेगा कोरोना का टीका। प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने दिया आदेश। जी हां, कोरोना काल में होम डिलीवरी का प्रचलन बढ़ गया है और अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी जैसी विभिन्न कंपनियां और कुरियर कंपनियों के द्वारा घर और कार्यालय में विभिन्न सामग्रियों की होम डिलीवरी की जा रही है और इन कंपनियों के कर्मचारियों के लिए कोरोना का टीकाकरण जरूरी है, जिसे लेकर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने वैक्सीनेशन की व्यवस्था कराने का निर्देश जिला पदाधिकारी को दे दिया है और कोविड-19 के मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह फैसला लिया गया है। और अब होम डिलीवरी करने वाले सभी कंपनियों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए विशेष शिविर लगाकर वैक्सीनेशन किया जाएगा और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, डोमिनोज, जोमेटो, स्विगी और कुरियर सर्विस इत्यादि होम डिलीवरी करने वाले सभी कंपनियों और प्रतिष्ठानों के सभी कर्मियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। पटना के सारे सरकारी स्कूलों को खोलने को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी किया आदेश।
जी हां, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पटना के सभी सरकारी स्कूलों को अब खोलने का आदेश जारी कर दिया है। अब पटना के सभी सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। अब 50% शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ स्कूलों को खोला जाएगा। हालांकि इन स्कूलों में बच्चे नहीं आएंगे, वे घर में ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। पटना डीईओ की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है कि इस दौरान शिक्षक और छात्रों के अभिभावकों का टीकाकरण और छात्रों को मिलने वाले मिड डे मील योजना के खाद्यान्न का वितरण अभिभावकों को किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों को खोलने का आदेश दिया गया है और इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। बिहार के 1.5 लाख छात्रों के लिए बड़ी राहत। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा का रिजल्ट फॉर्मूला एससी में किया जमा। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने क्लास 12वीं परीक्षा का रिजल्ट फॉर्मेट अब सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया है और सीबीएसई के इस कदम से बिहार के 1.5 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल एग्जाम कैंसिल होने के बाद से ही राज्य में सीबीएसई 12वीं के छात्रों के भीतर रिजल्ट को लेकर सस्पेंस बना हुआ था और अब सीबीएसई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई मूल्यांकन फॉर्मेट में कहा गया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर इस बार रिजल्ट जारी किया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि 30% मार्क्स 10वीं के 3 टॉप विषयों के आधार पर, 30% मार्क्स 11वीं के आधार पर और 40% मार्क्स 12वीं के यूनिट टेस्ट आदि के आधार पर दिया जाएगा और 31 जुलाई तक इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। बिहार में नहीं थम रहा है ब्लैक फंगस का कहर, 4 मरीजों की हुई मौत। जी हां, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस के मामले में और भी वृद्धि होती ही जा रही है। उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा भी अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में ब्लैक फंगस का कहर घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो वहीं बुधवार को 4 ब्लैक फंगस के मरीजों की मौत हो गई है। इसमें 3 मौत IGIMS और 1 पटना एम्स में हुई है। तो वहीं IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा है कि ब्लैक फंगस से मरने वाले तीनों मरीजों को गंभीर हालत में भर्ती किया गया था। वर्तमान में यहां पर 124 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं और इनमें 11 कोरोना पॉजिटिव और बाकी कोरोना नेगेटिव हैं। साथ ही आपको बता दें कि पटना के IGIMS, एम्स, PMCH और NMCH में बीते 1.25 महीने में ही करीब 85 से अधिक मरीजों की मौत ब्लैक फंगस के कारण हो चुकी है। तो इधर पटना के IGIMS में ब्लैक फंगस की दवा ही नहीं है, लाखों खर्च करके बाहर से इंजेक्शन मंगवा रहे हैं मरीज। जी हां, कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम होने के बाद अब ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इधर ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की दवा नहीं मिलने से परेशानी और भी बढ़ती ही जा रही है। चिकित्सक अब ब्लैक फंगस के मरीज को एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन लगाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इस इंजेक्शन के लिए अब उनके परिजनों को भटकना पड़ रहा है और हालत तो इतनी खराब है कि शहर के IGIMS में भर्ती मरीज दूसरे राज्यों से संपर्क करके बाहर से इंजेक्शन मंगा रहे हैं और दवा और इंजेक्शन की सप्लाई ड्रग विभाग की ओर से नहीं की जा रही है। इस तरह के केस शहर के IGIMS और एम्स अस्पताल में रोजाना देखने को मिल रहे हैं। अगली बड़ी खबर है कि कोरोना का टीका देने में बिहार ने बनाया रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे अधिक टीकाकरण करने वाला बना राज्य। जी हां, बिहार अब एक दिन में सर्वाधिक कोरोना का टीका देने वाला राज्य बन गया है। पिछले 24 घंटों में बिहार में रिकॉर्ड 6,62,507 लोगों को कोरोना का टीका दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले राज्य में 10 अप्रैल को कुल 3,64,786 लोगों को टीका दिया गया था और अब राज्य में 1,31,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है और ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को शेयर की है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बिहार की रात 11 बजे तक राज्य के सभी जिलों के आंकड़ों के आने के बाद अंतिम रिपोर्ट में पाया गया है कि बिहार में 24 घंटों में सर्वाधिक टीका दिया गया है।
आज से एम्स और सिटी के लिए पटना की सड़कों पर चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। जी हां, आज से बांकीपुर एम्स और बांकीपुर पटना साहिब रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलेगी और वर्तमान में शहर के भीतर केवल 2 रूट बेली रोड और एयरपोर्ट रूट पर ही इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, लेकिन अब ऐसे रूटों की संख्या 4 हो जाएगी। आज से एक बस से दोनों रूट में बस सेवा की शुरुआत हो रही है और जल्द ही इनकी संख्या अब 2-2 हो जाएगी और एम्स रूट पर बीएसआरटीसी की बस सेवा शुरू होने से वहां इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को बहुत राहत मिलेगी। पटना में लंबी दूरी होने के कारण सामान्य बस में उन्हें परेशानी महसूस होती है, जबकि इलेक्ट्रिक बस के एसी होने और ध्वनि रहित इंजन और प्रदूषण रहित होने के कारण इसमें यात्रियों को बहुत आराम मिलेगा।